नोटंकी है, जैसे मोदी नोटंकी करते हैं उसी तरह से वो नोटंकी में उनके भी पिताजी हैं, केजरीवाल उनसे भी बढ़ के हैं। तो सब झूठ बोलने में, नोटंकी करने में और विज्ञापन में, विज्ञापनों की सरकार चल रही है, चाहे केंद्र की हो राज्यों की हो, विज्ञापन में बस माहिर वहाँ जिन लोगों ने की है। होना क्या चाहिए, जिन पुलिस वालों ने, क्योंकि अधिकतर एफआईआर पुलिस वालों के माध्यम से हैं, जिन पुलिस वालों ने वो एफआईआर की हैं, लिखे हैं, उनकी तो वर्दी उतार के खूंटी पे टांग देनी चाहिए, उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, ये काम होना चाहिए। और उनके खिलाफ में सेक्शन 182 में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो दंगे में जो लोग मरे हैं, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग मरे, मुस्लिम समाज के जो लोग मरे हैं, मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट उन चुनावों में आम आदमी पार्टी को दिया। उस सब के बावजूद यह दिल्ली दंगा जो हुआ, उस दिल्ली दंगे के दौरान केजरीवाल जी का अपना काम क्या था, चरित्र क्या था? क्या अगर मुख्यमंत्री जिसके पास में 62 विधायक हैं, वो दंगे जहां हो रहे हैं बीच में आके अगर खड़ा हो जाए, अपने 10-20 विधायकों को लेके या सभी को बुला ले, किसी की हिम्मत है जो कोई जरा भी हथियार उठा जाए, कोई ईंट पत्थर फेंकने की जरूरत कर जाए या दंगा हो जाए? संभव है क्या? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दिल्ली में तो कहीं बंद का असर दिखा नहीं। देखिए, यही कथनी और करनी में अंतर है। ये राजनीतिक पार्टियां ये समझती हैं कि सिर्फ आप घोषणा कर दो, मीडिया में दे दो, हमने समर्थन कर दिया, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका पता लगता है कि ये कितनी ईमानदारी से आंदोलन के साथ में हैं या कितना ये आंदोलन को धोखा दे रहे हैं। वैसे भी आप जिनकी आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी का दोहरा चरित्र तो दुनिया के सामने है। जैसे मैं आपको 2 उदाहरण बताऊंगा, आपको समझ में आएगी ये सारी चीज़ें। एक तो उनका चरित्र जो है, जब ये कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तो उन्होंने उसका नोटिफिकेशन किया, यानी नोटिफिकेशन करके आप समर्थन कर रहे हैं। तो जब आपने नोटिफिकेशन करके समर्थन कर दिया और फिर आप किसानों को ये कहो कि भाई हम आपके साथ में, तो आपका चरित्र सामने आता है कि क्या कितना धोखा दे रहे हो। लेकिन लोग सब समझते हैं कि कौन उनके साथ में कौन धोखा दे रहा है। सर, दिल्ली लगातार चलते हैं, आज भी शायद दिल्ली होकर आपकी गाड़ी आई हो, कोर्ट से ही आप आए हैं, आपको लगा ना कि दिल्ली में असर नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, दिल्ली में तो ऐसा कहीं कुछ दिखा नहीं है। और निश्चित रूप से अगर सरकार चाहती तो वो सब कुछ होता। दूसरा, अगर आप देखें तो दिल्ली में दिल्ली दंगा जो हुआ, उस दिल्ली दंगे के दौरान केजरीवाल जी का अपना काम क्या था, चरित्र क्या था? क्या अगर मुख्यमंत्री जिसके पास में 62 विधायक हैं, वो दंगे जहां हो रहे हैं बीच में आके अगर खड़ा हो जाए, अपने 10-20 विधायकों को लेके या सभी को बुला ले, किसी की हिम्मत है जो कोई जरा भी हथियार उठा जाए, कोई ईंट पत्थर फेंकने की जरूरत कर जाए या दंगा हो जाए? संभव है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कोई काम केजरीवाल ने नहीं किया। यहाँ तक कि घर से निकले, यहाँ तक कि घर से नहीं निकले, और जो लोग उनके घर पे बताने गए, उनसे सहयोग मांगने गए, मदद मांगने गए, उन पर भी लठ बरसाया गया। ये उनका चरित्र है। जबकि जो दंगे में जो लोग मरे हैं, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग मरे, मुस्लिम समाज के जो लोग मरे हैं, मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट उन चुनावों में आम आदमी पार्टी को दिया। उस सब के बावजूद ये हाल है। और उसके बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से दिल्ली दंगों में जो CA/NRC के आंदोलन में आंदोलन कर रहे थे, वो सामाजिक कार्यकर्ता, मुखर होकर बोलने वाले बच्चे, उनको झूठा, मतलब UAPA जैसे कानून में झूठा फंसाया गया। और आज जब कोर्ट कह रही है कि जिस तरह की घटिया जो इन्वेस्टिगेशन की गई है दिल्ली दंगों में, वाकई में बहुत शर्म की बात है। अदालत की टिप्पणियां लगातार आ, पुलिस पर फाइन तक हो ना, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ पुलिस पे फाइन नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने की है, होना क्या चाहिए, जिन पुलिस वालों ने, क्योंकि अधिकतर एफआईआर पुलिस वालों के माध्यम से हैं, जिन पुलिस वालों ने वो एफआईआर की हैं, लिखे हैं, उनकी तो वर्दी उतार के खूंटी पे टांग देनी चाहिए, उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, ये काम होना चाहिए। और उनके खिलाफ में सेक्शन 182 में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि जो तुमने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी, 2-2 साल से वो जेलों में पड़े हैं, उन लोगों का जिनका कोई कसूर नहीं है, ये काम होना चाहिए, तब उन्हें हिदायत मिलेगी। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। जिन लोगों की संपत्ति लूटी गई, ऐलान कर दिया गया कि मुआवजा दिया जाएगा उसी दंगे का, चूँकि आपने जिक्र किया तो मैं कह रहा हूँ, आपके संज्ञान में होगा कि अभी तक मुआवजा जो है 10% भी नहीं। वो तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना
कि नोटंकी है, जैसे मोदी नोटंकी करते हैं उसी तरह से वो नोटंकी में उनके भी पिताजी हैं, केजरीवाल उनसे भी बढ़ के हैं। तो सब झूठ बोलने में, नोटंकी करने में और विज्ञापन में, विज्ञापनों की सरकार चल रही है, चाहे केंद्र की हो राज्यों की हो, विज्ञापन में बस माहिर हैं, वहाँ चेहरा चमकाते रहो, वहाँ बताते रहो कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, जमीन पे कुछ नहीं है। सर, चल रही है। समाजवादी पार्टी बड़े दावे कर रही है, ट्रैक्टर भी घुमाया गया अखिलेश जी के साथ मैंने द्वारा, सब कुछ होने के बाद भी आपको जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, मैं बिल्कुल सच्ची तस्वीर देश के सामने देना चाहता हूं कि क्या सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं या नहीं? नहीं, सपा के कार्यकर्ता कुछ जगह पे निश्चित रूप से उतरे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पर मेरा मानना यह है कि अखिलेश एक बहुत बड़ी ताकत है। अखिलेश मुख्यमंत्री रहे हैं, सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में 4-5 बार रही है, उनका रोल इसमें और ज़्यादा होना चाहिए था, और बड़ा रोल होना चाहिए था, और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें निभानी चाहिए थी, जिससे समझ में आता कि वाकई में इस आंदोलन को लेकर वो सीरियस हैं। पर ऐसा कहीं दिख नहीं रहा जो होना चाहिए। अन्यथा एक बार कोई मुख्यमंत्री रह जाए और वो आवाज़ लगाए और सड़कें जाम ना हो जाएं, पूरा प्रदेश जाम ना हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे यही समझ में आता है कि कहीं वो जो सच्चे मन से होना चाहिए वो तो कहीं दिख नहीं रहा। हाँ, कहीं साथी जो हैं, जो अपने मन से हैं या कैसी भी हैं, वो जरूर नीचे जरूर जो है सड़कों पर उतरे हैं, ये स्थिति है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है सर कि राजनीतिक दलों की नीयत किसान के प्रति बहुत साफ नहीं है। कि अगर राजनीतिक दलों की नीयत किसानों के प्रति सही होती, साफ होती, तो आप मानिए सरवर साहब, आज किसानों को ये दिन देखने नहीं पड़ते। मैं आप बहुत सीधे शब्दों में कह रहा हूं, अगर कांग्रेस, सपा, बसपा इन्हीं पार्टियों की नीयत अगर साफ होती तो बीजेपी किसी हालत में सत्ता में नहीं आ सकती थी। और देश को जो आज ये दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं, देश इन दुर्दिनों को नहीं देखता, ऐसे भयानक संकट से, गंभीर संकट से नहीं उसको गुजरना पड़ता। लेकिन वो नहीं कुछ कर सके, जो जिम्मेदारी उन्हें निभानी चाहिए थी, जो काम उन्हें करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया, वो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई, जिसका नतीजा है कि किसान साल भर से और दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 10 महीने से लगातार सड़क पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और अभी नहीं कह सकते कि कितना लंबा करना पड़ेगा। हालांकि चाहे जितना लंबा पड़े, किसानों का दृढ़ निश्चय है कि कितना भी लंबा संघर्ष करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, हम करेंगे। और जब तक कानून वापस नहीं हो जाएंगे, जब तक घर वापस नहीं जाएंगे, और कानून वापस अगर ये सरकार नहीं करती है तो इसको उखाड़ के फेंक देंगे, नई सरकार आएगी, उसे कानून वापस लेने पड़ेंगे। अंतिम प्रश्न आपके विषय में ये बताना भी दर्शकों को ज़रूरी है, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन आप छेड़े हुए हैं, निजीकरण के खिलाफ आंदोलन आप छेड़े हुए हैं, किसानों के समर्थन में लगातार शुरू से आप आ रहे हैं, 1-2 बार नहीं हज़ारों बार अपने समर्थकों के साथ आए। आपको लगता नहीं कि कामकाज आपका भी ठप हो रहा, पूरा का पूरा समय इसी में? देखिए, कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ तो बलिदान करना पड़ेगा, बिना बलिदान के आप कुछ हासिल नहीं। ये एनआरसी में भी आपने पूरे देश का देखिए, ये सारी चीज़ें जो आपने गुलाम सरवर साहब बताई हैं, चाहे वो सीए एनआरसी हो, चाहे ये कृषि कानून हो, चाहे निजीकरण हो, और चाहे ईवीएम हो, चाहे और भी कोई मुद्दे हों, ये सारे के सारे मुद्दे इस देश को तबाह करने वाले हैं, इस देश को बर्बाद करने वाले हैं। इस देश के किसान, मजदूर और गरीबों को, इस देश के बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को पूरी तरह से बर्बाद करने वाले कानून हैं। और मैं क्योंकि वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, और ये कानूनी मसला है, कानून का मसला है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन सारी चीज़ों को जनता के सामने बिल्कुल साधारण सरल भाषा में उनको बताऊं, उनको समझाऊं कि जो कानून सरकार लेकर आई है उसकी सच्चाई ये है, और इसलिए आपको इसका विरोध करना चाहिए ताकि ये कानून वापस हो सकें और देश को बचाया जा सके। तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर एक तरफ आप समय देंगे, एक संघर्ष आप करेंगे, तो निश्चित रूप से दूसरे छोर पर आपको कुछ ना कुछ तो गंवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन गुलाम सरवर साहब, आप इतने एक्टिव साथी हैं, आप भी लगातार सब कुछ देख रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, बोलते भी हैं लगातार, जो मुद्दे हैं लोगों के उन पर भी बोलते हैं। उसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, वो हम सबको निभानी पड़ेगी।
एक वकील होने के नाते मैं मानता हूँ मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम उसी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जब तक देश को ये नहीं मान लेंगे कि हाँ अब देश को सुरक्षित है, तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। जब तक निजीकरण बंद नहीं होगा, ईवीएम से चुनाव बंद नहीं होगा, जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, हम लगातार संघर्ष इनके साथ में देश को बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर करते रहेंगे।